अच्छा, क्लास 10th फिज़िक्स न्यू जो बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो उसका चैप्टर नंबर 10 है। एमसीक्यूज़ हम उसका आज करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है उसका, देखें। अ मैस स्प्रिंग सिस्टम हैज़ मैस एम अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड इफ़ इट्स मैस इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। देखें, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस हम अटैच कर रहे हैं, ये रहा एक मैस, ठीक है। जब हमने इस मैस को अटैच किया तो तब इसका टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड का मैस स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, 2π√m/k होता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के साथ ये जो मैंने मैस अटैच किया है, ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में ये बता रहा है कि इस मैस को हम 4 टाइम कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, एक बड़ा बड़ा मैस अटैच कर रहे हैं इस स्प्रिंग के साथ ना। ये जो मैस था इससे 4 गुना बड़ा, देखो इतना बड़ा, यानी 4 गुना इसका मैस अटैच कर रहे हैं इसी स्प्रिंग के ऊपर। तो जाहिर है अब इसका टाइम पीरियड न्यू होगा, चेंज होगा, नया टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड जो आएगा, ठीक है, वो एम डैश अपन के इक्वल, लेट सपोज हम इसको एम डैश कह रहे हैं क्योंकि जो न्यू मास हमने बोला है एम डैश, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मास, ठीक है। तो जो पहले वाला मैच था उसका 4 गुना बढ़ाया है न्यू मास, उसके इक्वल हमने कंसीडर किया, तो इसकी जगह पुट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू है ये न्यूमेरिकल भी बना के आपको दे सकते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ पूरा। इसकी जगह हम 4m लिखेंगे डिवाइडेड बाय के, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि है ना। तो ये रूट 4 के साथ लगेगा, तो हम जानते हैं जो 4 का रूट होता है दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये 2 बाहर आएगा ना, रूट रूट 4 दरअसल 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, 2π√, अंदर क्या बचा m/k, ठीक है। ये टी प्राइम नया जो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, 2 तो एज इट इज़ आया, लेकिन ये चीज़ क्या था, प्रीवियस वाला शुरू वाला जो टाइम पीरियड था वो था। देखिए जब मैं छोटा था तो तब उसका टाइम पीरियड ये था, तो इसीलिए हम इसके बदले ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला। अब हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि जो टाइम पीरियड आएगा न्यू, ठीक है, जब मैं इसको हमने 4 टाइम बढ़ाने से टाइम पीरियड कितना आएगा, प्रीवियस वाला टाइम पीरियड से 2 गुना बड़ा आएगा ना। 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रीवियस मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। तो न्यू जो टाइम पीरियड होगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ना, बिकम्स डबल, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर जाते हैं हम। अ स्प्रिंग इज अटैच्ड a spring is stretched 5 centimeter by 20 Newton force. What is its spring constant? तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो एमसीक्यू है, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल भी बना के दे सकते हैं इसलिए मैं इसको न्यूमेरिकल भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है। तो बताइए रहा है कि इसमें एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इस तरह का स्प्रिंग है सपोज, ठीक है। इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये लंबा हो रहा है, देखो। अब इसको कितना लंबा कराया, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी ये बड़ी हो गई ना, 5 सेंटीमीटर बड़ी हो गई। मीटर में इसको अगर काउंट करेंगे ना, जो स्ट्रेच हो गई, इसको मीटर में अगर हम काउंट करते हैं तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.55 मीटर आएगा, ठीक है। वो ये बता रहा है कि ये जो स्प्रिंग हमने 0.05 मीटर लंबा हमने कराया है, इसको खींचा है, स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच कराने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगी है, इस साइड पे फोर्स लगी है वो 20 न्यूटन की लगी है। अब 20 न्यूटन फोर्स इस पे लगाकर अगर हम 5 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो बताओ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी के की क्या वैल्यू होगी। तो हम जानते हैं के का फॉर्मूला, के दरअसल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ है, ठीक है। उसकी लेंथ में जो हम एक्सटेंशन ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, ठीक है।
तो फोर्स तो यहाँ पे 20 न्यूटन हो गया, डिवाइड की जगह डिवाइड, और यहाँ पे हमने जो स्ट्रेच किया है उसको खींच के बड़ा कराया है, उसको लंबा कराया है, ठीक है। वो कितना लंबा कराया है? 0.05। अब 20 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0.05 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 400, और हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? 400 न्यूटन पर मीटर इसका बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट अपना MCQ थर्ड, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स टाइम पीरियड। यानी सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं। देखें, एक सिंपल पेंडुलम अगर हम यहाँ पे ले लें, ठीक है ना, ये एक सिंपल पेंडुलम है। सपोज शुरू में लेट सपोज इसका एम्पलीट्यूड इधर है यहाँ तक, ठीक है, तो ये है। अब इसका एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं, यानी इस मीन पॉइंट, ये मीन पॉइंट कहलाता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। अब पहले लेट सपोज इतना एम्पलीट्यूड था, बताइए रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं यहाँ तक ना, इसको डबल कर रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, तो अब एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, यहाँ तक हो गया ना। तो पहले वाला एम्पलीट्यूड का डबल जितना एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो बताइए रहा है कि अगर हम एम्पलीट्यूड डबल करें तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। शुरू में जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो एक राउंड के लिए जो टाइम लगता है वो इसका शुरू वाला टाइम पीरियड, फिर यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो ये एक राउंड करेगा बड़ा सा ना, एक राउंड करेगा, तब इसका टाइम पीरियड। दोनों टाइम पीरियड्स में क्या फ़र्क आएगा? मीन्स एम्पलीट्यूड बढ़ाने से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, तो उसको चेक करते हैं। टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? T = 2π√L/g। तो इस फार्मूले से हमें क्लियर पता चल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पे। तो एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एम्पलीट्यूड चाहे डबल करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें ना, या जितना टाइम भी एम्पलीट्यूड चेंज करें सिंपल पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी टाइम पीरियड उसका बिल्कुल वही रहेगा जो शुरू में था उसका, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? रिमेंस द सेम, ठीक है। लास्ट डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ MCQ, time period of simple pendulum will be smallest at Murray, Moon, poles, equator। सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको मरी ले जाके उसका टाइम पीरियड वहाँ नोट करें, एक दफ़ा मून ले जाकर वहाँ पे उसका टाइम पीरियड नोट करें, एक दफ़ा पोल पे ले जाके वहाँ पे नोट करें अर्थ के, और एक दफ़ा इक्वेटर पे ले जाके उसी टाइम पीरियड का, उसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करें। तो इन चारों जगहों में से किस जगह पे, यानी कहाँ पे टाइम पीरियड सबसे कम आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g के ऊपर, ये L/g के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम एक ही पेंडुलम को एक दफ़ा मरी, एक दफ़ा मून, एक दफ़ा पोल और एक दफ़ा इक्वेटर पे लेके जाके टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं, तो लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना। तो टाइम पीरियड अब चेंज हो रहा है, तो किसकी वजह से? जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से इनका रिलेशन जी के साथ क्या बन रहा है, ठीक है, इन्वर्स बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ जी के साथ टाइम पीरियड का। तो यहाँ जहाँ पे जी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वहाँ पे टाइम पीरियड सबसे छोटा आएगा, ठीक है। तो हमें इन चार जगहों में वो जगह ढूंढना है, वो जगह देखना है जहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मरी की बात करें तो मरी पे जी की वैल्यू क्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अर्थ की हम बात करें तो अर्थ के सरफेस पे जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर की जानिब चलते जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। तो मरी थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना, ज़मीन के सरफेस से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती है, तो जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड यकीनन बढ़ेगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू टाइम पीरियड का मरी पे नहीं होती है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन मून, मून पे अगेन जी की वैल्यू मून पे कम होती है,
ठीक है, तो इसलिए जी की वैल्यू मून पे कम होगी तो टाइम पीरियड मून पे ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन भी सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। पोल की बात करें और इक्वेटर की बात करें, दो ऑप्शन ये हमारे रह गए। तो अर्थ कंप्लीटली स्फीयर नहीं है इस तरह, बल्कि अर्थ इस तरह थोड़ा सा ये एलिप्टिकल है। ठीक है, तो ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये इसके पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और अर्थ के बिल्कुल मिडल से इमेजिनरी लाइन हम अगर पास करते हैं तो ये बनता है इक्वेटर। सनटेट से, अर्थ के बिल्कुल सनटेट से इक्वेटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं, और अर्थ के सनटेट से पोल्स तक जो डिस्टेंस होता है उसको पोलर रेडियस कहते हैं। तो इक्वेटर तक अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस इक्वेटोरियल रेडियस इसको कहते हैं, ये बड़ा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पोलर रेडियस यानी सेंटर से पोल्स थोड़े करीब होते हैं, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर थोड़ा दूर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेडियस ये छोटा है, तो इसलिए इधर जो जी की वैल्यू है ज़्यादा होगी ना। तो हम जानते हैं कि अर्थ के सेंटर से जितना हम करीब जाएंगे उतना जी की वैल्यू बढ़ती है। तो जहाँ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम पीरियड सबसे कम होगा। तो इन चारों जगहों में सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू पोल्स पे होती है। ठीक है, लिहाजा जी पे पोल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी जी की वैल्यू पोल पे सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, इवन इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है उससे भी। तो लिहाजा टाइम पीरियड पेंडुलम का सबसे कम कहाँ पे होगा, पोल्स पे होगा। यानी एक राउंड मुकम्मल करने में पोल के ऊपर सिंपल पेंडुलम कम टाइम लगाएगा। ठीक है, देन इक्वेटर, मून और मरी। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू, इफ़ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन completes one vibration in 2 seconds, its frequency of vibration। ठीक है, एक पेंडुलम है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5, इफ़ अ बॉडी performing simple harmonic motion completes one vibration in 2 seconds, its frequency of vibration is, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 0.5 हर्ट्स होगा। कैसे इसके इक्वल होगा, देखें एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, वो एक वाइब्रेशन अपना 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है, यानी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कितने हैं, एक, वन वाइब्रेशन, और टाइम कितना लगा रही है उस वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में ना, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमें मालूम करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वाइब्रेशन एक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, डिवाइड की जगह डिवाइड, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यकीनन कितना होता है 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन 0.5 हर्ट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर 6, 360 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 आवर, टाइम पीरियड ऑफ वेव इज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन 10 सेकेंड्स है। कैसे 10 सेकेंड्स आते हैं देखते हैं। ठीक है, तो दरिया में किसी पॉइंट से दरिया में वेव्स पास होते हैं 360, और 360 को पास होने में टाइम कितना लगता है, 360 वेव्स पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स 360 हैं, किसी पॉइंट से पास होने में, आगे जाने में टाइम ये लगाते हैं कितना, 1 घंटा, 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो फिर इन वेव्स की टाइम पीरियड क्या है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है इन वेव्स की, यानी एक वेव को पास होने में टाइम कितना लगेगा वो टाइम हमें मालूम करना है। जबकि ना 360 वेव्स को 1 घंटे में 360 वेव्स
1 घंटे के अंदर किसी पॉइंट से पास होते हैं तो एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है। बड़ा सिंपल सा है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेव्स कितने हैं, 360 हैं, डिवाइडेड वेव्स 360 हैं और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 3600। ठीक है, इनको इनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 3600 हाँ, तो 0.1 आ रहा है फ्रीक्वेंसी ना हर्ट्ज में। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड दरअसल होता है 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो 1 की जगह 1, डिवाइड की जगह डिवाइड, फ्रीक्वेंसी कितना आया 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ना 0.1 करते हैं तो यकीनन आता है आंसर हमारा 10 सेकेंड। तो एक वेव को पास होने में 10 सेकेंड लग गए। तो बेस्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 7, टाइम पीरियड ऑफ electrical motor of ripple tank is 0.5 second. Water waves in ripple tank has speed of 10 meters per second and amplitude of 5 centimeter. The frequency of waves is 10 hertz हो गया। ठीक है, तो ये MCQ पूछ क्या रहा है, ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर रिपल टैंक का, ठीक है, हमारे पास है, उसको ऑन करते हैं और उसका टाइम पीरियड कितना है 0.5 सेकेंड है। अब ऑन करने से वो रिपल टैंक के अंदर वेव्स बनाता है। अब वेव्स जो बनाएगा, फिर वेव्स जो बनेंगी, जो भी वेव्स बनती हैं इस तरह से वाटर वेव्स बनेंगी, तो वो वाटर वेव आगे ट्रेवल करेंगी। अब वो ट्रेवल करेंगी तो किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करेंगी और वो स्पीड कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड उनकी स्पीड है। ठीक है, तो साथ में जो वेव्स यहाँ से आगे जा रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, तो वेव का एम्पलीट्यूड यानी मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक डिस्टेंस ये वाला, तो उन वाटर वेव्स का एम्पलीट्यूड ये बता रहा है कितना, ये 5 सेंटीमीटर बता रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लेके जाते हैं। मीटर में लेके जाने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, निकालना क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी तो एक तो तरीका सिंपल है फ्रीक्वेंसी निकालने का, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड गिवन होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी आएगी। तो यहाँ टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, तो 0.5 सेकेंड ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 सेकेंड ये टाइम पीरियड है। तो 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो दिखाते हैं कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये 2 आ गया। तो इसका आंसर है 2 हर्ट्स, जो कि हमने ऑलरेडी टिक किया है। बट ये कभी कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। फिर ये जो गिवन डेटा है इस हिसाब से अगर इसको सोल्व करने की बात करें, यानी एक और अल्टरनेट मेथड है इसको सोल्व करने का, वो क्या है, v = f लैम्डा, यानी वेव इक्वेशन से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है, लैम्डा की जगह लैम्डा। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ डिवाइड में इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये λ1 के साथ मल्टीप्लाई होकर लैम्डा होगा। यहाँ से लैम्डा निकालते हैं, पहले लैम्डा निकालेंगे, देन हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड 10 है, टाइम पीरियड 0.5 है, ये तो गिवन है पहले से। ठीक है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम पीरियड उन लोगों ने खुद दिया है 0.5। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेवलेंथ आता है कितना, वेवलेंथ आता है 5 मीटर्स में। ठीक है, हमें वेवलेंथ निकालना नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है ना, तो अब v = f लैम्डा, इसको दोबारा यूज़ करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा, ये जो वेवलेंथ है यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आकर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। स्पीड 10 है, डिवाइड की जगह डिवाइड, वेवलेंथ कितना आया है 5 आया, 5 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो ये 2 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया उसी MCQ का। तो बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, MCQ नंबर 7 का बेस्ट ऑप्शन है 2 हर्ट्स। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो यहाँ पे 4 वेव्स गिवन है, एक्स-रे, लाइट, स्ट्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स। इन चारों में से लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव दरअसल मैकेनिकल वेव की एक टाइप है, ठीक है। तो इन चारों में से मैकेनिकल वेव सिर्फ साउंड वेव है, तो लिहाजा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। MCQ नंबर 9, when water waves enter from deep water to shallow water, frequency of water wave increases, time period of water wave decreases, speed of water wave decreases, wavelength of water wave increases। तो यानी कोई भी वाटर वेव जब डीप वाटर से शेलो में जाएगी, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर के हाफ पोर्शन को कोई ब्लॉक रख के ना शेलो बनाते हैं वाटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शेलो वाटर है और यहाँ से यहाँ डीप वाटर है, ठीक है, ये डीप वाटर है और ये शेलो वाटर, ठीक है। तो अब शेलो वाटर में डीप वाटर से वेव जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो बेंड हो जाएगी ना। तो यहाँ से यहाँ यानी डीप वाटर से शेलो वाटर में जब भी वेव जाती है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी? न्यूमेरिकल असल ये MCQ ये है। तो ये डीप वाटर एक अलग मीडियम है, शेलो वाटर एक अलग मीडियम है, क्योंकि एक वेव जब डीप से शेलो में जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो वेव की प्रॉपर्टीज़ तब चेंज होती हैं जब मीडियम चेंज होता है। तो यहाँ इसका मतलब पानी इधर सेम ही है बट इसको अलग मीडियम कंसीडर करते हैं, इसको अलग, क्योंकि वेव यहाँ से यहाँ जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है? नो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखें, जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ये दोनों चेंज कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? तो ऑप्शन हमारे पास है, एक तो स्पीड चेंज हो सकता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ, मींस स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट देखना क्या यहाँ पे क्या है कि डीप से शेलो में जाएगी तो इन दोनों में से कौन सा चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस तरह, यानी इंक्रीज़ होकर चेंज होगा या डिक्रीज़ होकर चेंज होगा। तो याद रखें, डीप से शेलो में जाएगी तो ये स्पीड हमेशा डिक्रीज़ होगी, स्पीड डिक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डीप से शेलो में जा रही है ना वेव, तो एक तो है स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव इंक्रीजेस, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इंक्रीज़ की बात की है, ठीक है। अगर वेवलेंथ भी डिक्रीज़ बोलते तो फिर ऑप्शन सी और डी दोनों ठीक होते, जबकि यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज़ की बात कर रहा है। तो जब भी वाटर वेव्स डीप से शेलो में जाएंगे तो वेवलेंथ का भी इंक्रीज़ नहीं होगा, वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगा, स्पीड भी डिक्रीज़ होगी, जबकि यहाँ स्पीड तो डिक्रीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, MCQ में, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज़ की बात कर रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन MCQ नंबर 10, लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरिया इज़ ड्यू टू विच फेनोमेना। इनमें से कौन सा फेनोमेना है जिसकी वजह से, इनमें से ये 4 फेनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इन फेनोमेना में से कौन सा फेनोमेना है जिसकी वजह से हम जो माउंटेन्स में जो डीप वैलीज होती हैं वहाँ रेडियो ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से डायफ्रैक्शन ही वो फेनोमेना है, ठीक है ना। लेकिन कैसे वो फेनोमेना है देखते हैं, क्योंकि माउंटेन एरियाज़ जब होते हैं तो वहाँ पे वैलीज़ जो होते हैं पहाड़ों के दरमियान नीचे गहराई पे यहाँ वैलीज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ मकानात वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो बंदे रेडियो को सुन रहे हैं वो इन तक जो रेडियो वेव्स आते हैं वो किस फेनोमेना के तहत आते हैं, कौन से फेनोमेना के तहत। तो यहाँ से ट्रांसमिशन एंटीना है तो रेडियो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो जब ये आएंगी पहाड़ के एज पे, पहाड़ दरअसल इनके लिए ऑब्स्टेकल है तो उसके एज पे लगती हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्स्टेकल के एज पे लगेगी वेव तो वेव के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो बेंड हो जाती है या फैल जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ से बेंड हो जाएगी इस इलाके में, ठीक है। ये शेडो जो रीजन आता है ना, जो ब्लॉक रीजन सामने वाला आता है, यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो यूँ ऑब्स्टेकल के एजेस पे लग के ना शेडो रीजन में बेंड होने को डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ डायफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। या फैलती है, देखो इस छोटी सी जगह में वेव ऐसे आ रही तो ये फैल गई, ठीक है ना। ये वेव का ना
फैल जाना या ऑब्स्टेकल के एजिस पे लग के बेंड हो जाना दरअसल डायफ्रैक्शन कहलाता है। तो यूँ जो ऑप्शन नंबर डी है ये बेस्ट ऑप्शन है MCQ 10 का।